So in this chapter, first thing that is we have to undergo the preparation part. So for the benzene one, the first thing is preparation of benzene. So in preparation of benzene, we will be doing six ways of preparing this benzene. So the six ways, उसमें से सबसे पहला जो way होता है, सबसे पहला reaction by which we can prepare benzene is referred as a decarboxylation reaction. The first is referred as decarboxylation reaction. So in this decarboxylation reaction, what will be happening? तो डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? मतलब कि कार्बोक्साइड का कोई ग्रुप हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ CO2 इज रेफर्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन. रिएक्शन आ जाए उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि वहां से हम लोग को CO2 का क्या कराना है? रिमूवल कराना है. सो we are having the benzene which is substituted with COONA group. अब इसके अंदर है क्या? तो बेसिकली इट विल बी रेफर्ड एज अ सॉल्ट. CONA है, एसिड नहीं है. एसिड होता तो यहाँ पर क्या रहता? हाइड्रोजन रहता. अभी यहाँ पर सोडियम है, तो इट विल बी रेफर्ड एज अ सॉल्ट विच हैज अ CO2 ग्रुप अटैच्ड इन इट. तो अगर ये CO2 ग्रुप हम किसी तरीके से रिमूव कर दें और इसके जगह पर एक हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेफर्ड एज द फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अलॉन्ग विद दैट removal of this CO2. And this removal of CO2 is done in presence of NaOH. यानी कि इसके साथ हम लोग जो डालते हैं that is NaOH, that is a base which we are adding. बेस डालने के बाद इसको क्या कर दो? हीट कर दो in presence of calcium oxide. So NaOH and CO are together referred as soda lime. पहले भी पढ़ा होगा, सोडा लाइम काफी नोन कंपाउंड में आता है. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CO. एंड दिस ओनली इज referred as a decarboxylation reagent when it is heated. तो इसके साथ जैसे ही हीट सप्लाई करोगे, भले ही कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उससे ये क्या करेगा? CO2 को डायरेक्टली रिमूव कर देगा. तो आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 द कंपाउंड विच विल बी गेटिंग इज बेंजीन डायरेक्टली. Along with that, we will be having Na2CO3 as a side product which will be formed. अब ये रिएक्शन हम दूसरे के साथ भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन के साथ हो. अगर कोई और कंपाउंड हो, जैसे कि हमारे पास है CH3CONA, इसमें भी ये वाला ग्रुप होना हमारे लिए क्या है? नेसेसरी है. तो दिस ग्रुप इज ऑलरेडी देयर. तो अगर ये ग्रुप है, इसके साथ भी रिएजेंट हम क्या लेंगे? दैट इज NaOH along with that CO with supply of heat. It is also going to remove CO2. और CO2 रिमूव करेगा तो क्या होगा? ये CH3 है, उससे एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो ये बन जाता है CH4 along with that Na2CO3 will be formed. तो दिस इज रेफर्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. CO2 को हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम से रिमूव कर रहे हैं. तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन रिगार्डिंग बेंजीन. Similarly, the second reaction for preparation of benzene is referred as desulfonation reaction. Decarboxylation का मतलब CO2 को हटाना is referred as decarboxylation reaction. Next is desulfonation. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ तो रहेगा जिसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा है, desulfonation reaction. So the second one is referred as desulfonation reaction. So in this one, we are having benzene which is substituted with SO3H group. And in this SO3H group, if we supply water, तो वाटर सप्लाई करने के साथ ये क्या करता है? बेंजीन का प्रोडक्शन करता है. अलॉन्ग विद दैट दिस वाटर विल गेट एडेड विथ दिस कंपाउंड दैट इज SO3H. अब ये वाटर को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. अब H प्लस क्या कर रहा है? तो इस SO3H को रिप्लेस करके वहां पर आ जाएगा और ये SO3H इस OH माइनस के साथ चला जाएगा. तो अगर SO3H में OH माइनस को हम लोग ऐड करते हैं तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? H2SO4. बेसिकली किया क्या? OH इज एडेड टू दिस SO3H. तो ये बेसिकली नोन क्या होगा? एज H2SO4. तो दैट इज मेड. और ये जो हाइड्रोजन था जो कि वाटर से आया H प्लस, दैट इज द प्रोटोन विच इज कमिंग फ्रॉम वाटर, वो क्या हो रहा है? SO3H की जगह पर चला गया. यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? नाउ दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस कंपाउंड इज ओनली रेफर्ड एज बेंजीन. So this is preparation of benzene by the another reaction referred as desulfonation. यानी कि SO3H जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड था बेंजीन रिंग के ऊपर, उसका हमने रिमूवल किया है. Desulfonation reaction. The third one which we are having
is from phenol. That from phenol we will be generating benzene. The third one, that is from phenol. तो from phenol है तो phenol will be your initial reactant. तो phenol हमारा क्या है यहाँ पर reactant है. अब इस phenol में से अगर बेंजीन से कंपेयर करें तो एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इज ऑक्सीजन. यही तो होता है. बेंजीन में यहाँ पर क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है. इनफैक्ट सारे कार्बन से ऐसे क्या रहता है? हाइड्रोजन अटैच रहता है. तो एक्स्ट्रा क्या है? फिनॉल के अंदर देयर इज वन ऑक्सीजन विच इज एक्स्ट्रा. अगर इस ऑक्सीजन को हम किसी तरीके से रिमूव करवा देते हैं तब क्या हो जाएगा? बेंजीन बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट ऑक्सीजन वी यूज जिंक डस्ट. तो जिंक डस्ट का हम यूज करते हैं. अब जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन को काफी इजिली एक्सेप्ट कर लेता है. यानी कि जिंक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और वो बना देता है जिंक ऑक्साइड. तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और ऑक्सीजन जैसे ही चला गया उसके जगह पर क्या रह गया? डायरेक्ट अटैचमेंट में हाइड्रोजन आ जाएगा. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हैज बीन डन. तो ऑक्सीजन अगर हटाना हो तो वहां पर हम लोग जिंक डस्ट का यूज कर सकते हैं एंड ये डायरेक्टली बेंजीन का प्रोडक्शन कर देता है. Next reaction, that is referred as the fourth reaction, that is from benzene diazonium chloride salt. So from benzene diazonium chloride salt we will be preparing benzene. अब बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड है मतलब क्या होगा? बेंजीन तो रहेगा ही. डायाजोनियम क्लोराइड दैट इज N2+Cl-. तो ये है कंपाउंड इज रेफर्ड एज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. अब इस बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में यहाँ पर क्या अटैचमेंट है? नाइट्रोजन का. और ये क्या? क्लोरीन. तो क्लोरीन हमारा किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ. Cl पे चार्ज क्या? माइनस. माइनस वाला पॉजिटिव के साथ चला जाएगा. यानी कि अगर हम कोई प्रोटोन डोनर यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो उसके साथ ये Cl माइनस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. फिर उसके बाद हमारे कंपाउंड में क्या है? नाइट्रोजन है. और नाइट्रोजन हमें पता है इनर्ट होता है नेचर में. नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव. तो वो क्या करेगा? बेंजीन से लीव करना चाहेगा क्योंकि नाइट्रोजन खुद में ही स्टेबल होता है. तो इट विल ट्राई टू रिमूव गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एज इट इज. तो उसके लिए हम ऐड कर देते हैं H3PO2. H3PO2 इज अ एसिड. एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोजन देना. तो जैसे ही वो हाइड्रोजन देगा ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा. तो HCl इज रिमूव्ड. फिर नाइट्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. क्योंकि नाइट्रोजन खुद में इनर्ट रहता है तो सिस्टम से लीव इजीली कर देता है. उसके बाद ये बेंजीन एज इट इज हमें मिल जाएगा. और H3PO2 तो है हमारे पास तो वो तो प्रोटोन डोनेट कर ही देगा सिस्टम के अंदर. देन वी विल बी जनरेटिंग दिस बेंजीन. तो बेंजीन के साथ साथ हमें मिल गया नाइट्रोजन और HCl. ठीक है. तो दिस इज फोर्थ वन. फिफ्थ रिएक्शन दैट इज बीइंग रेफर्ड एज ट्राइमराइजेशन. मतलब ट्राइमराइजेशन का मतलब होता है कि 3 को ऐड करके यानी कि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स को या फिर 3 सेम कंपाउंड्स को ही ऐड करके एक सिंगल कंपाउंड का ट्राइमराइजेशन रिएक्शन. ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन विल बी डन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेंजीन. तो अल्काइन में से हम जो अल्काइन यूज करते हैं दैट इज रेफर्ड एज इथाइन. इथाइन इज C2H2. सो टेक 3 मोल्स ऑफ C2H2. उसको हम पास करवा देते हैं थ्रू हॉट कॉपर ट्यूब. अब हॉट कॉपर ट्यूब से जैसे ही पास होता है C2H2 के पास है क्या? ट्रिपल बॉन्ड. अल्काइन है. अल्काइन का मतलब ही होता है कि उसके पास क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. तो अगर इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है और हॉट कॉपर ट्यूब से पास करा रहा है तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड हैज अ टेंडेंसी टू गेट ब्रेक डाउन इजिली. तो थोड़ा भी आप हॉट कॉपर ट्यूब से पास करोगे तो इसका पाई बॉन्ड क्या होगा? टूट सकता है. इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन इजिली. यानी कि हमारे पास था C ट्रिपल बॉन्ड C. इट इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ है. फिर दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C. एक और है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C. तो दिस इज इथाइन. 3 मॉलिक्यूल्स और 3 मोल्स ऑफ इथाइन. अब ये क्या करते हैं? तो अपने बॉन्ड्स को डिसोसिएट करते हैं. पाई बॉन्ड को ये भी अपना पाई बॉन्ड डिसोसिएट करता है और ये भी डिसोसिएट करता है. एंड कार्बन कार्बन खुद में ये क्या कर लेते हैं? बॉन्ड कर लेते हैं. यानी कि हमें बनेगा क्या? कार्बन विद डबल बॉन्ड कार्बन. एक बॉन्ड तो इसका ब्रेक हो गया. ट्रिपल बॉन्ड था. वन ऑफ द बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन डाउन. तो एक बॉन्ड जैसे ही ब्रोकन होगा ये कार्बन अपना 4
वैलेंसी को सैटिस्फाई करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी कि इन दैट केस दिस कार्बन विल बी कनेक्टेड टू नेक्स्ट कार्बन। अब नेक्स्ट कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो डबल कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल एंड देन सिंगल, एंड दिस इज ओनली रेफर्ड एज बेंजीन। तो यहाँ पर हमने प्रोड्यूस क्या कर लिया, तो वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस बेंजीन। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हमें 3 मोल्स ऑफ यहाँ पर इथाइन लेना है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन हैज बीन टेकन। इट इज पास थ्रू हॉट कॉपर ट्यूब। वहाँ पर बॉन्ड क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे खुद को, यानी कि बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन बेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। अब इसके जगह पर हम कोई और कंपाउंड भी ले सकते थे, जैसे हमने 3 मोल्स क्या ले लिए, दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हमने ये ले लिया, इसमें एक क्या, एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब इसको भी अगर हम पास करते हैं हॉट कॉपर ट्यूब से, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब जैसे ही इसको हम हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाएंगे, होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। सिमिलरली जो लास्ट टाइम किया था, द सेम थिंग विल बी हियर ऑल्सो। तो एक साइड हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दूसरे साइड है हमारे पास CH3 ग्रुप कनेक्टेड। अब ये डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा। लास्ट टाइम डबल बॉन्ड को हम किसी भी साइड डिसोसिएट कर सकते थे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अटैचमेंट में बोथ साइड देयर वर हाइड्रोजन। तो अब जैसे भी डिसोसिएट करोगे, क्या बनेगा, कार्बन निगेटिव बनेगा, कार्बन पॉजिटिव, एंड फॉर विद दैट हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमेशा यही जनरेट होने वाला है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का फॉर्मेशन। अभी हमारे पास क्या है, एक साइड CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो नाउ वी आर हैविंग वन साइड हाइड्रोजन, वन साइड CH3 दैट हैज बीन अटैच्ड। अब इस डबल बॉन्ड को सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो किस डायरेक्शन में ब्रेक करें, दैट हैज टू बी मेक श्योर, क्योंकि इसके कंपैरिजन में दो हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड डिसोसिएट होके एक साइड निगेटिव दूसरे साइड पॉजिटिव बनाएगा। अगर ये अपोजिट साइड ब्रेक होता है, यानी कि उस केस में इस कार्बन पे निगेटिव होगा जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इस पे पॉजिटिव, और इस पे CH3 ग्रुप। नाउ आउट ऑफ दीज टू कॉन्फ़िगरेशन विच विल बी मोर स्टेबल, वही क्या करेगा, ज्यादातर फॉर्म करने का कोशिश करेगा, दूसरा वाला फॉर्म नहीं करेगा। पहले क्या था, पहले हमने जो इथाइन लिया उसमें ऐसा कोई डिफरेंस था नहीं, सिमेट्री थी, दोनों साइड हाइड्रोजन था। तो किधर भी ब्रेक कर दो, कहीं पर निगेटिव आ गया, कहीं पर पॉजिटिव आ गया, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। बट इन दिस सिचुएशन देयर इज अ डिफरेंस, कहाँ पर निगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव होगा, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। तो अगर उसको डिसाइड करना है, तो हमें देखना होगा कि ये टूट के बन क्या रहा है, बन रहा है एक कार्बोकैटायन आ रहा है, एक कार्बो एनायन आ रहा है। तो वी हैव टू लुक इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन कहाँ पर स्टेबल होता है और कार्बो एनायन कहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा। अब कार्बो एनायन के लिए उसको क्या चाहिए, डोनर्स नहीं चाहिए, लेकिन कार्बोकैटायन को हमेशा डोनर चाहिए। तो कार्बोकैटायन हम बोलते हैं कि कार्बोकैटायन के केस में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। और कार्बो एनायन कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम उल्टा बोलते हैं, 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि निगेटिव चार्ज वहां पर फॉर्म करना प्रेफर करेगा जहां पर अल्काइल ग्रुप्स की कनेक्टिविटी कम होगी और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आउट ऑफ दीज टू, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड। अब सेकंड वाले सिचुएशन में हो क्या रहा है कि निगेटिव चार्ज जहां पर है उसके बगल में हाइड्रोजन है, तो निगेटिव के बगल में क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कार्बो एनायन यहाँ पर स्टेबल रहेगा। दूसरा जो हमारा कार्बोकैटायन है उसके बगल में क्या है, CH3 है। तो अगर उस कार्बोकैटायन के बगल में हमारे पास CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन में क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज जहां पर है वहां से एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का काम क्या होता है, डोनेट करना। तो खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज है और डोनेट कर रहा है उसको कोई, यानी कि कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होने की कोशिश कर रहा होगा। यानी कि ये फर्स्ट वाला जो हमने ब्रेक डाउन किया है, इस तरीके से हमारा एक पाई बॉन्ड टूटने की कोशिश नहीं करेगा। ये दूसरा वाला जो सिचुएशन है उसी को फॉलो करेगा। तो अगर उसको फॉलो करेगा तो हमारा एरो का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए, दैट इज दिस साइड। ये हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाया हाइड्रोजन और यहाँ से CH3 किया। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो एरो का डायरेक्शन होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ।
क्योंकि एरो का हेड हमें क्या बताता है, निगेटिव चार्ज होगा, और एरो का जो हमारा बैक साइड होता है वो हमें बताता है कि पॉजिटिव चार्ज किस साइड रहेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर एरो। तो यही डायरेक्शन को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन इस तरीके से। अब दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस केस में भी क्या होगा, दैट इज कार्बन कनेक्टेड विथ ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन। अब इसके ये इसमें भी यहाँ पर एक CH3 होगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल तो है। अब इस साइड में भी अगर ब्रेकिंग दिखाएंगे तो इस साइड ब्रेक होगा, CH3 वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन वाले के पास निगेटिव। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे और वहीं पर हमारा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसमें भी एक साइड हमारे पास CH3 रहेगा, दूसरे साइड क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अब इसका ब्रेकेज भी इधर होगा, हाइड्रोजन वाले के साथ एरो का हेड, और जो CH3 ग्रुप है उस साइड एरो का बैक साइड रहेगा। अब ये सब आपस में इनको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से क्या था, तो CH3 कनेक्टेड था, इस कार्बन से CH3 है। फिर डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर इसके साथ है CH3 ग्रुप और इसके साथ है हाइड्रोजन एंड देन दिस वन। तो दिस इज द कंपाउंड विच हैज बीन फॉर्म्ड। हम कभी भी इसके जगह पर दूसरे का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दूसरे का फॉर्मेशन मतलब जैसे कि हम इसके जगह पर कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि आप इस तरीके से भी तो हम शो कर सकते थे, जस्ट यहाँ पर CH3 और यहीं पर बगल में CH3 होता और इधर कुछ इस तरीके से CH3, मतलब इसका उल्टा ओरिएंटेशन। बट दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल टू बी फॉर्म फ्रॉम दिस रिएजेंट। इससे हमारा इसका फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। द रीजन इज कि हमारा बॉन्ड किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन ये डिसाइड कर रहा है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से जनरेट होगा, और बॉन्ड जिस तरीके से डिसोसिएट होगा तभी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइन करेगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट विच हैज बीन जनरेटेड। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, तो दैट इज बीइंग रेफर्ड एज मेसिटाइलिन। We have produced mesitylene by the same way by which we had produced benzene। तो बेंजीन का ही सिमिलर है इस तरीके के रिएक्शन, यानी कि हॉट कॉपर ट्यूब से अगर हम कोई कंपाउंड को पास करवा रहे हैं और तो वो क्या करेगा, ट्राइमराइजेशन करेगा और इस तरीके से नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज द सिक्स्थ रिएक्शन। सिक्स्थ इज referred as aromatization reaction। तो नेक्स्ट इज aromatization reaction। aromatization reaction के लिए we use a aromatization catalyst which is referred as Cr2O3 Al2O3। so this is a aromatization catalyst। अब इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, बेंजीन का प्रोडक्शन करेंगे फ्रॉम एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन दैट इज नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन मतलब एक चेन होगा उसमें 6 कार्बन्स अटैच्ड होंगे इन अ लाइन। तो नॉर्मल हेक्सेन को हम शो करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो नॉर्मल हेक्सेन इज रेफर्ड एज, एक साइड रहेगा CH3, ठीक है, उससे कनेक्ट होगा CH2 ग्रुप यानी हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। नेक्स्ट फिर से CH2 हाइड्रोजन अनदर, फिर नेक्स्ट CH2 ग्रुप दैट इज एक और हाइड्रोजन। नेक्स्ट फिर से CH2 आएगा, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, और लास्ट में फिर से हमारे पास CH3 आ जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन विच इज देयर। अब इस नॉर्मल हेक्सेन से एरोमेटाइजेशन कैटलिस्ट हमें पास कराना है, दैट इज Al2 Cr2O3 along with Al2O3, और उसके साथ साथ हीट का हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये करता क्या, कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करवा देता है। यानी कि अभी नॉर्मल हेक्सेन में क्या, जितने हाइड्रोजन से एज इट इज टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस केस, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसका काम क्या है कि कंपाउंड पे एरोमेटिक बनाना, यानी कि कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करवाना। अब कंपाउंड से हाइड्रोजन कैसे रिमूव कराएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले जो हाइड्रोजन है उनको रिमूव कराते जाओ। यानी कि ये वाले हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये वाला यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिमूव्ड, देन यहाँ पर दिस हाइड्रोजन हैज टू बी रिमूव्ड एंड देन दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। यानी कि
नेक्स्ट वाला मतलब जो कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है उन सब से क्या करो, हाइड्रोजन रिमूव करो। दैट इज द यूज ऑफ दिस एरोमेटाइजेशन कैटलिस्ट, हाइड्रोजन रिमूव कराता है। यानी कि टोटल हमने कितना हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो 4H2 हैज बीन रिमूव्ड। टोटल अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन 8 रिमूव हुए एटम वाइज, और अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाइज बात करें तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिमूव्ड। अब ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव होंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा क्या? तो दिस इज कार्बन, ये वाला फर्स्ट ये शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन कनेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिए, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे ही रिमूव होगा इसके बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज नथिंग बट बेंजीन, और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहेगा। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन एंड मैम C2। हाँ, बोलो। मैम एन हेक्सेन में वहाँ पे तो कार्बन कार्बन। ठीक है, तो these were the preparations of benzene. Total we have done 6 preparation method of benzene. 6 preparation method में क्या थे उसको एक बार यहाँ पर summarize कर लेते हैं। सबसे पहला जो था, the first method of preparation of benzene was decarboxylation reaction. Decarboxylation का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम, रेफर्ड एज decarboxylation reaction. सेकेंड जो है रेफर्ड एज डीसल्फोनेशन रिएक्शन, जो हमने वाटर के साथ किया था, कि हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच था, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था। उसके ऊपर जैसे ही हमने वाटर ऐड किया उसने क्या किया, बेंजीन का प्रोडक्शन कर दिया, along with that H2SO4 was produced. The third reaction which we were having was from phenol, कि फिनॉल में से ऑक्सीजन हटाया और बेंजीन को बनाया in presence of zinc dust. Then the fourth one which we were having, that is from benzene diazonium chloride salt. बेंजीन के साथ चला गया हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट होता है वो सिस्टम से बहुत इजीली रिमूव कर सकता है एंड इट इज क्वाइट स्टेबल एज वेल, तो नाइट्रोजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड देन वी हैड ऑब्टेन्ड बेंजीन. Then the fifth one referred as trimerization reaction. Trimerization of what? Trimerization of alkyne, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले का ट्राइमराइजेशन किया था. And the sixth and the final one referred as aromatization reaction, in which we have to use a aromatization catalyst, or we can also say it as aromatization reagent. In that case we have taken N-hexene, which is producing benzene in this particular case. So these are the 6 reactions of by which we can produce benzene. अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वी आर मैम लुकिंग इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ. हम्म. मैम ये सब रिएक्शंस को लर्न करने का ज़रूरत है। हम्म. आपको सारा ही सारा। याद रखना होगा. हम्म. ओके। आपका और विद ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट के एक्चुअली, साथ। हाँ, विथ कैटलिस्ट एंड विथ द प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट एज वेल. क्योंकि ओके। क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका किसी भी चीज पे आ जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि बेंजीन को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, आपको रिएक्शन होगा, रिएक्शन के साथ जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर लास्ट वाले में, जैसे हमारा एन हेक्सेन था तो इसके साथ हमने एरोमेटाइजेशन रिएजेंट यूज किया, तो एरोमेटाइजेशन रिएजेंट वाज यूज्ड एंड देन बेंजीन वाज प्रोड्यूस्ड. अब इस केस में इट कैन आस्क कि यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड, सो वी हैव रिटन 4 हाइड्रोजन मोल्स वाज रिमूव्ड, सो वी हैव टू मेंशन द आंसर विल बी 4 इन दिस केस. तो ऐसे इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके। ओके मैम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज दैट इज बेंजीन को थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है. ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर बेंजीन. बेंजीन को सबसे पहले हम लोग रेफर कर सकते हैं एज एल्कीन. बेंजीन इज नथिंग बट अ एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्डेड है.
साइक्लिक एल्कीन में आ जाएगा। एंड साइक्लिक एल्कीन्स बेसिकली दे ऑल आर रेफर्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विथ अ 3 pi bonds, that is being referred as benzene का स्ट्रक्चर। एंड ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इट हैज बीन रेफर्ड एज अ केक्विले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जो दूसरा बनाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज दिस वन। तो दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड विच कैन अंडरगो रेजोनेंस एज वेल। तो हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी लिख सकते हैं। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या आएगा, दैट इज लाइक दिस वन, जिसको हम ज्यादातर शो करते हैं। बेंजीन बनाते हैं, बीच में एक सर्कल, दिस इज नथिंग बट अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। अब रेजोनेंस हाइब्रिड है, पर रेजोनेंस ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। इनिशियली डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेजोनेंस बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ और कन्वे किया था। द इनिशियली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विच वाज कन्वेड वाज अ 6 मेंबर स्ट्रक्चर ओनली, बट इट वाज लाइक दिस, कि वहां पर क्या था कि ये फोर्थ वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था, एंड देन देयर वाज डबल बॉन्ड। तो इनिशियली इट वाज रेफर्ड एज द बेंजीन स्ट्रक्चर, but after some time it was replaced, and then Kekule structure were came into existence. And initial structure, this structure of benzene was referred as the Dewar structure of benzene. अब इस दीवार स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, तो इट कैन ऑल्सो अंडरगो रेजोनेंस। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर फर्स्ट फोर्थ को कनेक्ट किया, लेकिन उसी तरीके से अगर हम नंबरिंग करते हैं, लेट्स से रैंडम नंबरिंग कर रही हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट से फोर्थ को कनेक्ट किया, उसी तरीके से सेकंड से फिफ्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सेकंड से फिफ्थ को कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, और डबल बॉन्ड इधर। उसी तरीके से थर्ड से सिक्स्थ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम अनदर स्ट्रक्चर। दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। उसमें हम थर्ड से सिक्स्थ को कनेक्ट करेंगे और डबल बॉन्ड इस तरीके से। तो इट वाज द इनिशियल प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, बट ये फिर बाद में चेंज हो गया। यानी कि कैक्युले स्ट्रक्चर कैसे आया, तो कैक्युले स्ट्रक्चर आने के लिए सबसे पहला चीज कि बेंजीन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेंजीन में हम बोलते हैं कि हर एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन हैज डबल बॉन्ड, यानी कि हर कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक कार्बन के कितने हैं, तो 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 pi बॉन्ड इज देयर। दैट मीन्स ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि ये हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जो दीवार स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, तो 4 कार्बन्स आर sp2 बट 2 कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो, इसके अंदर क्या है, तो फर्स्ट वाला जो कार्बन है और फोर्थ वाला जो कार्बन है, दे आर sp3, क्योंकि उसके पास सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। तो इट हैज 4 सिंगल बॉन्ड, और 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट फैक्ट कि यहाँ पर बेंजीन के अंदर क्या है, तो सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे। So it was the first fact, and the second fact was कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, और इंटरमीडिएट ऑफ डबल एंड सिंगल होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा। यानी कि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वाज इक्वल टू 1.41 एंगस्ट्रॉम, and 1.41 angstrom, it is intermediate bond length of सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कि इन दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है। और एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये क्या है, इंटरमीडिएट ही तो है। ये डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। जैसे ही हमने बेंजीन दिखाया, बेंजीन क्या करता है, रेजोनेंस करता है, यानी कि किसका डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है, ये वाला भी शिफ्ट करता है और ये वाला, और उसके साथ एक दूसरा स्ट्रक्चर हमें जनरेट होता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं है, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। एक बार है, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन्स के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड है। यानी कि ओवरऑल इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं है, एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है। और वो कौन कन्वे कर रहा है,
तो हमारा ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो ये कंफर्म करता है कि हर एक के लिए हमारा जो लेंथ आ रहा है कार्बन कार्बन का दैट इज 1.41 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सारे कार्बन के बीच का डिस्टेंस के बराबर है। तो ये जो दीवार स्ट्रक्चर है इट एक्चुअली कैन नॉट बी ट्रू। एविडेंस क्या कर रहा है, सपोर्ट फाइनली फॉर बेंजीन द केकुले स्ट्रक्चर वाज टेकन। नाउ अंडर बेंजीन वी हैव डन कि ये हमारा क्या है, तो दिस इज द एविडेंस फॉर बेंजीन स्ट्रक्चर कि कौन से स्ट्रक्चर को हमें फाइनलाइज करने की जरूरत थी। नो अभी बेंजीन के अंदर है क्या, तो हमने इसको बोला एल्कीन एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इन द बेंजीन वन व्हाट वी आर हैविंग इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास। और ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। कैसे, रेजोनेंस से। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज इज देयर। वो निगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या करता है, रिवॉल्व कर सकता है, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज निगेटिव चार्जेस डीलोकलाइजेशन। यानी कि अगर इसके पास निगेटिव चार्ज है तो इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल। हमने वहां पर स्पेशीज में डिफाइन किया था, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन विथ निगेटिव चार्ज, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, तीन तरीके के स्पीशीज थे। एक था हमारे पास फ्री रेडिकल, एक था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और उसके अलावा था न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल में क्या होता है, कार्बन विथ अ डॉट, मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल को हमने बोला था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट खुद से ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ये इन सब में से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो ऑब्वियस थिंग इज इट विल रिएक्ट विथ अ इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हैज टू बी रिक्वायर्ड और इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। सो वी कैन रेफर कि दिस बेंजीन कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेल में देखेंगे, बट इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्ट करता है, विच इज रेफर्ड एज अ ईपीएएसआर रिएक्शन। मतलब बेंजीन को चाहिए क्या, बेंजीन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं किसी तरीके से, तो ईपीएसआर रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर बेंजीन के ऊपर से किसी तरीके से उसके रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग रिमूव करा देते हैं, तब ईपीएसआर रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यही तो होने वाला है, यानी कि वी कैन राइट फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। दो तरीके के ग्रुप्स हमने पढ़े, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि अगर हम लोग ईपीएसआर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बेंजीन के ऊपर जैसे ही हमने कोई भी डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया, डोनेटिंग ग्रुप करता क्या है, तो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का काम करता है। और अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जो रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन का रेट विल बी मोर। तो इस केस में वी कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ फास्टर रिएक्शन। क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ाया है, इलेक्ट्रोफाइल और इजीली अट्रैक्ट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड टू बी फास्टर। अब दूसरा होता है हमारे पास कौन सा ग्रुप, तो विड्रॉइंग ग्रुप्स, दैट इज रेफर्ड एज WDG। तो WDG रिप्रेजेंटेशन फॉर विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब विड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारे पास क्या, तो विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिक्रीज करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव चार्ज का डिक्रीज हो रहा है रिंग के अंदर। तो निगेटिव चार्ज जितने ज्यादा डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रोफाइल उतना अच्छे से इस बेंजीन को अप्रोच नहीं करेगा, या फिर अप्रोच करेगा भी तो बहुत स्लोली करेगा। यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बेंजीन विच इज अटैच्ड टू अ विड्रॉइंग ग्रुप विल बी स्लो। देयरफॉर जब हम विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो दे आर रेफर्ड एज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
क्योंकि इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दिया है। और डोनेटिंग ग्रुप जब हम बेंजीन के ऊपर अटैच कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर करता है, इसकी वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, दे आर रेफर्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो दो हमारे पास हो गए, दूसरा नाम हो गया डोनेटिंग ग्रुप कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड दिस रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का दूसरा नाम है विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं कि बेंजीन को हम इसके अलावा क्या रेफर करते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड, कि बेंजीन जो है इट इज एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हाई स्टेबल। ये क्या रहेगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। बट इसके साथ भी ये रिएक्शन कर रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग अ नेगेटिव क्लाउड विच इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड। नाउ वी विल वन रिवाइज द रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, कि जो हमने ग्रुप पढ़े थे डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन सा कैटेगरी था और जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसमें कौन सा कैटेगरी था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग द ग्रुप्स which will be substituted on the benzene। यही तो सब्स्टिट्यूशन होगा, उसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिसाइड होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर और स्लोअर। सो फॉर दैट वी आर हैविंग two categories. One is referred as ring activating groups. Ring activating group मतलब donating group, और दूसरा क्या है, ring deactivating groups, which will be nothing but referred as withdrawing groups, that is WTG. अब इसके लिए भी तीन कैटेगरी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीकली। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीकली ग्रुप, यानी कि इसके तीन कैटेगरीज। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है हमारे पास दैट इज रेफर्ड एज NH2, देन NHR, वी आर हैविंग NR2। उसी तरीके से नेक्स्ट है OH, दीज आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के ऊपर डोनेट करेगा, देयरफॉर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी मच फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज मॉडरेटली। तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता है हमारे पास दैट इज NHC डबल बॉन्ड O R, then oxygen connected with C double bond O R, and S connected with C double bond O R. So this is referred as moderately activating groups. And the last one which we can know is the weakly activating groups, जिसमें आ जाते हैं सारे अल्काइल ग्रुप्स, यानी कि प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डोनेट करेगा, बट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और इससे हमने बोला था कि रेजोनेंस इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो रेजोनेंस वालों को हमने क्या लिखा है ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर मान लो इस तरीके से NH2 अटैच्ड है, NH2 के पास क्या लोन पेयर, बेंजीन के पास क्या डबल बॉन्ड, ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट कर रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, that means they have to be considered as a stronger kind of or moderated kind of activating group। और weakly में कौन आ जाएगा, inductive groups, that is plus I groups will be referred as ring activating group but of weaker category, यानी कि इसमें आ जाएंगे हमारे सारे अल्काइल ग्रुप्स। तो ऑल अल्काइल ग्रुप्स जैसे कि CH3 हो गया, C2H5, इथाइल, मिथाइल, या फिर CH कनेक्टेड विथ CH3 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके लिए भी तीन अलग अलग कैटेगराइजेशन है। पहला है स्ट्रांगली, यानी कि स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट रिंग से ले लेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है NO2, देन SO3H, सिमिलरली NR3 with a positive charge and cyanide. So they are referred as strongly deactivating group. Next is referred as moderately deactivating groups, जिसमें आता है हमारे पास कार्बोनाइल वाले, यानी कि C डबल बॉन्ड O से अगर हमारा बेंजीन कनेक्टेड है तो रेफर इट एज मॉडरेटली। जैसे आ गया कीटोन, कीटोन में क्या होगा, एक साइड इधर क्या कर दो, बेंजीन अटैच कर दो, तो उससे C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच्ड है। सिमिलरली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आ जाएगा दैट इज C डबल बॉन्ड O COR,
दैट इज एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाता है खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन का ग्रुप अटैच्ड है। देन नेक्स्ट इज एसिड हलाइड, इट इज आल्सो एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट इज एस्टर। तो ये आ गए मॉडरेटली कैटेगरी वाले। और लास्ट है वीकली। वीकली में कौन आ जाएंगे? माइनस आई। हमारे एक्टिवेटिंग में वीकली कौन थे? प्लस आई। तो डीएक्टिवेटिंग में भी वीकली कौन होगा? माइनस आई ग्रुप्स। एंड माइनस आई दैट इज हैलोजेंस, दे आर रेफर्ड एज वीकली रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब इन सब के साथ अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा, दैट इज ओरिएंटेशन क्या होगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। कि बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो कि कोई ग्रुप हमारा अटैच्ड है। अब ग्रुप को दो कैटेगरीज हो सकते हैं। फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि बेंजीन ग्रुप के ऊपर हमने अटैच किया एक डोनेटिंग ग्रुप और उसके साथ हमने एक रिएजेंट यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पर अटैक करेगा? आइदर इट विल बी अटैकिंग एट ऑर्थो और मेटा और पैरा। यही तीन पोजीशन होते हैं डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर ये बोलता है कि अगर हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है देन दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड आइदर एट द ऑर्थो पोजीशन और द पारा पोजीशन। इसको भी डिटेल में देखेंगे बट अभी देखते हैं कि ऑर्थो पैरा ग्रुप्स हमारे पास क्या होंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे। सो इन द फर्स्ट केस वी हैव अटैच्ड अ डोनेटिंग ग्रुप विथ बेंजीन और ये क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन कौन सा पोजीशन पर? तो आइदर एट द ऑर्थो पोजीशन this electrophile will be attached, that is referred as ortho substituted benzene। इसका रीजन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट राइट इट फर्स्ट। और दूसरा क्या हो सकता है? पैरा सब्स्टिट्यूटेड, कि डोनेटिंग ग्रुप अटैच था और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? अटैच हो गया। दिस इज रेफर्ड एज पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ग्रुप। यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह पर इलेक्ट्रोफाइल हैज बीन एक्सचेंज्ड एट द ऑर्थो और एट द पैरा वन दिस हाइड्रोजन हैज बीन एक्सचेंज बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो यही हुआ एक्सचेंज। और एक्सचेंज का ही मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक के जगह पे दूसरे का आना। यानी कि हाइड्रोजन चला गया, कैसे चला गया? तो H प्लस बन के वो चला गया और उसके जगह पर एक E प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो दैट इज बीइंग रेफर्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, देयरफॉर इसका नाम क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, that is electrophilic aromatic. And since benzene is an aromatic compound, overall नाम electrophilic aromatic substitution reaction। सिमिलरली सेकेंड कैटेगरी हमारे पास क्या है कि ग्रुप में से विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो सकता है। तो नेक्स्ट इज कि हमने क्या किया, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले के लिए हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा कि ऑल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब स्ट्रांगली, मॉडरेटली, वीकली, तीनों कैटेगरीज आ गया। ऑल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑल्सो हैलोजेंस। अब हैलोजन इज एन एक्सेप्शनल कैटेगरी। हैलोजन मतलब कौन वाले? माइनस आई ग्रुप, जिसको हमने कहाँ पर रखा था? दैट इज बीइंग रेफर्ड एज वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसको भी चेक करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑल रिंग एक्टिवेटिंग अलोंग विद दैट हैलोजेंस, जिसको हम बोलते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर बोलते हैं कि कहाँ पर जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल? तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर। सेकेंड वन कि बेंजीन के ऊपर हम क्या अटैच कर रहे हैं? विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज WDG। ये क्या करता है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होने के लिए कहेगा। ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से एक्सचेंज तो कर लो बट किस पोजीशन से? तो मेटा से। देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज मेटा सब्स्टिट्यूटेड और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी रेफर्ड एज मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल which is meta substituted product has been generated। एंड इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे? तो ऑल मॉडरेटली एंड strongly deactivating
groups. They are referred as meta director or the meta directing group. अब इसका रीज़न देखते हैं कि हमने यहाँ पर रिंग एक्टिवेटिंग और ये जो हैलोजन है उसको हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोला, और जो हमारा वीकली और मॉडरेटली और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टर. तो एक्टिवेटिंग एंड हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग रेफर्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. नाउ व्हाई इज दैट? तो हमारे पास यही क्वेश्चन आता है. द क्वेश्चन इज व्हाई all ring activating and weakly deactivating group, that is halogen, are orthopara directing and strongly slash moderately ये उल्टा लिखते, सॉरी, दिस इज एक्टिवेटिंग, दिस इज deactivating group. They are being referred as meta directing group. तो ऐसा होता क्यों? एंड द आंसर लाइज इन देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. कि हम लोग बोलते क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, हमारा निगेटिव चार्ज. मतलब कहीं पर भी अगर ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा तो वो उस जगह से क्या होगा, अटैच होने की कोशिश करेगा. यानी कि द आंसर विल बी लाइंग इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कि हर एक के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बोल रहा है कि निगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा और द मेटा पोजिशन. So we can write that in all these these reactions means EPSR reaction, that is electrophilic aromatic substitution reaction. The electrophile which is electron deficient group requires a negative charge. ये क्या करेगा, negative charge require करेगा. And wherever there is negative charge, the electrophile will attack at that position. The electrophile will attack at that position. अब हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. एक हम चेक करेंगे फॉर डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा चेक करेंगे फॉर अ विड्रॉइंग ग्रुप. तो फॉर अ एक्टिवेटिंग ग्रुप लेट्स से वी आर टेकिंग OH. तो बेंजीन लिया और उससे एक से हमने क्या किया, OH ग्रुप को कनेक्ट कर दिया. OH के है पास क्या है, तो लोन पेयर, और ये क्या करता है, डोनेट करता है. तो डोनेट है, रिंग एक्टिवेटिंग है. तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज डबल बॉन्ड OH विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज. अब निगेटिव चार्ज और क्या करेगा, सिस्टम में मूव करेगा. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो दिस इज डबल बॉन्ड निगेटिव डबल बॉन्ड OH विथ अ पॉजिटिव चार्ज. देन अगेन दिस माइनस विल बी मूविंग. ये नेक्स्ट मूवमेंट करेगा, फिर से हमारा निगेटिव चार्ज अभी कहाँ चला गया, ऑर्थो पोजीशन पर, और OH विथ पॉजिटिव. अब ये निगेटिव वापस आएगा, इसको दे देगा और ये सिंगल बॉन्ड OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा विथ अ बेंजीन रिंग. तब इस सिचुएशन में हमारा OH है क्या, दैट इज अ डोनेटिंग ग्रुप. तो OH को पहले हम लिख देते हैं, ये हमारे पास पता चल गया, दिस इज अ डोनेटिंग ग्रुप. और डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज को कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज हैज बिन डायरेक्टेड एट द ऑर्थो पोजीशन एंड द पैरा पोजीशन. इसी दोनों पोजीशन पर तो निगेटिव चार्ज है. तो अगर इन दोनों पोजीशन पर निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस थिंग इज कि इलेक्ट्रोफाइल विल कम एंड अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली. तो दिस इज द फर्स्ट केस विद द डोनेटिंग ग्रुप. अब हमने बोला था कि हैलोजन में भी ऐसा होता है.
Halogen was a exceptional category. कि हमारा जो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है दैट इज हैलोजन। रिंग एक्टिवेटिंग के साथ तो देख लिया कि रिंग एक्टिवेटिंग क्या कर रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन कर रहा है। हैलोजन जिसको हम वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं वो भी क्या कर रहा है, ऑर्थो पैरा पर ही डायरेक्ट कर रहा है। तो एक हैलोजन लेते हैं, उसके लिए देख लेते हैं कि किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे और वो किस तरीके से निगेटिव चार्ज को रोटेट कर रहा है। क्योंकि बात तो वही है, निगेटिव चार्ज जहाँ पर जाएगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। तो विथ बेंजीन रिंग वी आर टेकिंग लेट्स से अ हैलोजन व्हिच इज क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर आ गया विद डबल बॉन्ड Cl प्लस। अब ये निगेटिव चार्ज सिमिलरली जैसा OH में मूवमेंट हुआ था सेम मूवमेंट इसके साथ भी होगा। तो निगेटिव दूसरे टाइम आ गया पैरा पर, फिर से और मूवमेंट कर दो, निगेटिव कहाँ जा रहा है, ऑर्थो पर जाएगा। So this negative charge has moved to this ortho position and in the last one normal single bond के साथ हमारा Cl क्या हो जाएगा, connect हो जाएगा। तो in this case we are having again this negative charge has been moving at ortho and para position, therefore halogens will be referred as ortho para directing group even though they are deactivating, उससे मतलब नहीं है, but जो product बनेगा that will be a ortho para director। सिमिलरली एक और ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ। डीएक्टिवेटिंग में कौन सा है, स्ट्रांगली एंड मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो क्या करता है, मेटा डायरेक्टर होता है। तो लेट्स से इन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वी आर टेकिंग NO2। तो हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग पे अटैचमेंट क्या है, तो बेंजीन रिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड विथ NO2 दैट इज N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। अब ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग तो इसके बगल में यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसी को खींचेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, डबल बॉन्ड है तो उसी का मूवमेंट होगा। और ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एरो अपोजिट साइड है तो इन दिस प्लेस ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड देन नेगेटिव बॉन्ड विथ O। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज देयर। नेक्स्ट में आ जाएगा दैट इज वी आर हैविंग दिस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जैसे ही होगा, अब पैरा पर फिर पॉजिटिव चार्ज और बाकी एज इट इज जो भी स्ट्रक्चर थे दे आर रिमेनिंग। देन अगेन दिस मूवमेंट विल बी देयर, डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ पर चला गया, ऑर्थो पर। ठीक है, यानी कि इस केस में हमें दिख क्या रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन द सिस्टम और पॉजिटिव चार्ज मूव करके कहाँ पे जा रहा है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं गया है। तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो इसके ऊपर अटैक करता है, तो अगर ये अटैक करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर, तो वो किस सिचुएशन में या फिर किस पोजीशन पर जाना प्रेफर करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव का क्या होने वाला है, रिपल्शन। लेकिन जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है वहीं पर एक तरीके से निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि हमने बोला कि ऑर्थो और पैरा पर हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रोफाइल तो जाने से रहा, तो जाएगा कहाँ पर, मेटा पर, जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एक तरीके से पॉजिटिव के कंपैरिजन में बोल सकते हैं मेटा पर हमारा क्या है, एक निगेटिव चार्ज का क्लाउड है। और उस निगेटिव चार्ज पे हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि मेटा पोजिशन पर ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल विल गो, देयरफॉर दीज विल बी रेफर्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन से, तो डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग में भी कौन से, तो स्ट्रांगली स्लैश मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग। और इसके लिए याद है हमने बोला था कि इसका रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। डीएक्टिवेटिंग है, उसके साथ रिएक्शन इनका स्लो होगा। रिएक्शन स्लो होना ऑब्वियस चीज है, क्योंकि रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल भले ही अप्रोच कर रहा है मेटा पोजीशन को, बट द अप्रोच विल बी स्लोअर बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन साइमल्टेनियसली। रिंग के ऊपर क्या रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर रिपल्शन विल बी देयर एंड हेंस द अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी स्लोअर, therefore the rate of reaction will be slowed down. So this is regarding the orientation of a mono substituted benzene की बेंजीन के ऊपर हम डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं या विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन हैज टू बी डिफाइंड।
यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड पे जा रहे हैं। तो ये सब था आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड के रिस्पेक्ट में कि ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन अ इलेक्ट्रोफाइल इज अप्रोचिंग इट। दूसरा केस है दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कि वहां पर अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है तो किस पोजीशन पर अप्रोच करेगा। तो अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। वी आर एडिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं, अब दोनों डीएक्टिवेटिंग हो सकते हैं या फिर दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकते हैं या फिर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकता है। तो 3 कैटेगरीज विल बी देयर, हर एक के लिए हमारा पोजीशन, यानी कि हम लोग नंबरिंग से देखेंगे कि कौन किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि बोथ आर डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब बोथ क्या है, एक्टिवेटिंग। डोनेटिंग बोल दो, एक्टिवेटिंग बोलो, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तीनों का मतलब एक ही है। तो बोथ डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड है मतलब दो ग्रुप अटैच्ड है। तो केस वन दैट इज ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो फर्स्ट में हमने डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया, बट दोनों डोनेटिंग ग्रुप के एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, अब ये कहाँ पर अप्रोच करेगा, तो नंबरिंग कर लो, रैंडम नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस नंबरिंग पे हमारे पास सिचुएशन कौन कौन से, अब फर्स्ट और सेकंड पे तो आ नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पर ग्रुप प्रेजेंट है। बचे कौन कौन से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये सारे पोजीशन हमारे पास वैकेंसी है जिसके ऊपर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर होगा, अब अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग ग्रुप वन जो फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो डोनेटिंग ग्रुप जो फर्स्ट पोजीशन पर अटैच्ड है उसके हिसाब से ऑर्थो क्या है और पैरा क्या है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करना। तो वन वाला जो डोनेटिंग ग्रुप है वो बोल रहा है कि इट विल बी डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल एट द पोजीशन नंबर 4 एंड 6, क्योंकि यही तो ऑर्थो पैर है वन के रिस्पेक्ट में। वन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ये हमारा वन है, दिस इज पैरा एंड दिस सिक्स्थ वन इज ऑर्थो। सेकेंड वाला तो प्री ऑक्यूपाइड है तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम लोग सेकेंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दैट इज डोनेटिंग ग्रुप नंबर 2, तो सेकेंड वाले की डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा क्या क्या बनेगा, तो द पैरा विल बी द फिफ्थ वन, यानी कि ये कहाँ हो सकता है, थर्ड और पैरा पे डायरेक्ट कर सकता है। यानी कि द सब्स्टिट्यूशन reaction of this electrophile will be at the third, fifth, fourth, 3 4 5 6 लिख दो, 3 4 5 और 6 पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पर ये चाहे तो अटैच हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि डोनेटिंग ग्रुप कैसा है, जो डोमिनेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग है डोनेटिंग ग्रुप और उसके साथ एक क्या है, वीक डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला अपने हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, वीक वाला के साथ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा बट दैट विल बिकम अ माइनर प्रोडक्ट। तो डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैच एट एनी ऑफ दीज 4 पोजीशन। तो यहाँ पर चारों ही पोजीशन अवेलेबल है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस वाज केस 1। अब आते हैं केस 2। केस 2 दैट इज मेटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो केस 2 में है दैट इज एट मेटा, यानी कि हमारे डोनेटिंग ग्रुप क्या है, मेटा पे अटैच्ड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं समझने के लिए, तो दिस इज नंबरिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, किस पोजीशन पर अप्रोच करेगा। इन दिस केस द इलेक्ट्रोफाइल विल अगेन अप्रोच एट ऑर्थो और पैरा, क्योंकि दोनों ही डोनेटिंग है। अब डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है, तो एक फर्स्ट वाला डोनेटिंग ग्रुप है, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाना चाहिए, ऑर्थो पैरा, मतलब नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6। तो 2 6 आर ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू डोनेटिंग ग्रुप 1 एंड फोर्थ इज पैरा विथ अगेन रिस्पेक्ट टू डोनेटिंग ग्रुप 1, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कैन गो एट सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन एज पर डोनेटिंग ग्रुप 1। डोनेटिंग ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो फिर से ऑर्थो पैरा एंड इट विल बी रिपीटेड अगेन
बट नंबरिंग यहाँ पर सेकंड और फोर्थ जो है वो होगा ऑर्थो और सिक्स्थ बन जाएगा पैरा। तो अगेन 2 4 6 तो यही 3 हमारे पास पोजीशन मिले। फिफ्थ वाले पर तो अटैचमेंट नहीं होने वाला क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में वो मेटा है। यानी कि हम बोल सकते हैं एज पर दिस वन वी कैन राइट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी एट सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन, इन तीनों में से कहीं पर होगा। फिर नेक्स्ट इज केस थ्री दैट इज एट पैरा, कि पैरा के रिस्पेक्ट में अगर एक दूसरे से पैरा पे है तब क्या होगा। तो वी आर हैविंग द डोनेटिंग ग्रुप्स। डोनेटिंग ग्रुप है, फिर से नंबरिंग कर लो, दैट इज 5 एंड 6। इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, अब अगेन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर ही अप्रोच करेगा। तो डोनेटिंग ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो इज 2 एंड 6 बट फोर्थ इज प्री ऑक्यूपाइड, मतलब पैरा क्या है, ऑक्यूपाइड है। और डोनेटिंग ग्रुप जो फोर्थ पर अटैच्ड है उसके रिस्पेक्ट में थर्ड एंड फिफ्थ आर द ऑर्थो एंड फर्स्ट जो हमारा प्री ऑक्यूपाइड है डोनेटिंग ग्रुप से। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट 2 3 5 एंड 6 पोजीशन। यानी कि इस केस में वी कैन राइट द सब्स्टिट्यूशन विल बी एट सेकेंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन, यहीं पर हो सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कौन सा, जब दोनों डोनेटिंग ग्रुप थे उस केस में। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, सेकेंड इज दैट इज एक डोनेटिंग ग्रुप और एक विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं। तो वन डोनेटिंग ग्रुप एंड वन withdrawing group has been attached to the benzene ring। अब इसके लिए भी 3 केसेस होंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो फर्स्ट केस दैट इज एट ऑर्थो। अगर ऑर्थो पे आते हैं तो डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप दिस इज द विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। अगेन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो कहाँ करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा डोनेटिंग ग्रुप जो अटैच्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, दैट कैन हैपन एट 4 एंड 6। दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट 4 एंड 6 बिकॉज दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। और सेकेंड तो प्री ऑक्यूपाइड है, वहां पर एक विड्रॉइंग ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो उसके लिए बात ही नहीं करना है। अब आते हैं विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा सेकंड से अटैच्ड है वो बोलता है मेटा होना चाहिए। और विड्रॉइंग ग्रुप का जो मेटा पोजीशन है वो क्या है, अगेन 4 एंड 6। यही तो है, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप के मेटा अगर चेक करेंगे तो फोर्थ एंड सिक्स इज द मेटा पोजीशन। तो इसके अकॉर्डिंग भी आ गया 4 एंड 6। तो दोनों का सेम चीज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन in this category will be at fourth and sixth position only। बाकी दोनों पर नहीं होगा, दैट इज थर्ड या फिफ्थ पर नहीं हो सकता। तो दिस इज फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड, दैट इज केस 2 एट मेटा। मेटा पर कर रहे हैं हमारे क्या, एक डोनेटिंग एक ड्राइंग, डोनेटिंग ग्रुप ड्राइंग ग्रुप कर लो। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग दिखा लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होगा और विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहाँ हो सकता है। तो दिस इज डोनेटिंग ग्रुप जो फर्स्ट पर है और विड्रॉइंग ग्रुप जो थर्ड पर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डोनेटिंग ग्रुप द पोजीशंस आर 2 4 एंड 6, दैट इज ऑर्थो पैरा पोजीशन। एंड अकॉर्डिंग टू द विड्रॉइंग ग्रुप वी आर हैविंग द मेटा पोजीशन विच इज ओनली फिफ्थ। ये सिर्फ 5 पर हो सकता है। अब किस पोजीशन पर होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, वेदर द डोनेटिंग ग्रुप इज डोमिनेटिंग और द विड्रॉइंग ग्रुप इज डोमिनेटिंग, मतलब दोनों के स्ट्रेंथ में से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसके लिए अगेन हमारे पास सिचुएशन आ जाएंगे। इट इज फर्स्ट वन कि इफ डोनेटिंग ग्रुप इज ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्गर दैन विड्रॉइंग ग्रुप, कि दोनों हमारे पास विड्रॉइंग भी थे डोनेटिंग भी थे, बट डोनेटिंग ग्रुप का स्ट्रेंथ ज्यादा था विड्रॉइंग ग्रुप से। यानी कि डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है और विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हमारा कोई मॉडरेटली कैटेगरी का विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन दिस केस द पोजीशन विल बी एट 2 4 6, यानी कि डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से उसका पोजीशन डिफाइन होगा। सेकेंड केस कि हमारा क्या हो जाए, डोनेटिंग ग्रुप
विड्रॉइंग ग्रुप के बराबर हो, दोनों का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे से, यानी कि इन दिस केस 2 4 5 6 किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है। एंड थर्ड केस दैट इज डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप में से विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इन दिस केस द पोजीशन विल बी एट 5, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट द फिफ्थ पोजीशन। दिस इज फॉर मेटा 1। और लास्ट केस दैट इज केस 3 दैट इज एट पैरा, मतलब डोनेटिंग ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप पैरा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस केस में अगेन इलेक्ट्रोफाइल इज अप्रोचिंग और इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, तब हमारे पास कहाँ हो जाएगा, तो फिर से अगेन हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इन दिस केस अगेन दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये सारे हमें नंबरिंग करने हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल्स को हमें अटैच करना है, तो यहाँ पर भी डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो रिंग को एक्टिवेट करता है, विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा तो एज पर दिस डोनेटिंग ग्रुप इट विल बी गोइंग एट विथ पोजीशन, तो सेकंड एंड सिक्स्थ, क्योंकि ये दोनों ऑर्थो है, पैरा वाला पहले से ऑक्यूपाइड है, वहां पर विड्रॉइंग ग्रुप है। और जो विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि फोर्थ पोजीशन से अटैच्ड है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा मेटा क्या आएगा, तो अगेन 2 और 6, तो ये दोनों मेटा हो गया किसके लिए, विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, और 2 और 6 ये दोनों ऑर्थो हो गया डोनेटिंग ग्रुप जो कि फर्स्ट से अटैच्ड है उसके लिए, तो दिस इज ऑर्थो और ये मेटा, यानी कि दोनों ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट 2 और 6 पोजीशन ओनली। तो ये हो गया पैरा का केस। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो द थर्ड वन दैट इज बोथ withdrawing groups are attached to the benzene ring. Now, the first case, case number 1, that is at ortho. अगर हम ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप्स को, तो ये हमारा दोनों विड्रॉइंग ग्रुप, अगेन यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज ट्राइंग टू अप्रोच। अब यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोअर करता है और रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज को कम करवाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का इंट्रोडक्शन कराता है रिंग में। एक विड्रॉइंग ग्रुप था तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने स्लो किया था, अब दो दो विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाए यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा स्लो होने वाला है। और इस केस में इनफैक्ट रिएक्शन ही नहीं होता है, यानी कि अगर आपने बेंजीन रिंग से दो विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए, रेट विल बी वेरी स्लो एंड इट इज द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने के लिए चाहिए निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे था बट विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, उसने निगेटिव चार्ज को क्या किया, हटा दिया, खुद का पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से दिस इलेक्ट्रोफाइल is not going to attach at any of the position. Therefore, in this case, we simply write that is no EPASR reaction will be taking place. Ring has been deactivated by two withdrawing groups. And this is basically a electron deficient ring. खुद में ही रिंग में इतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ से अट्रैक्ट करेगा। बट इन दिस केस इट कैन अटैच टू अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, ईपीएसआर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, बट ईपीएसआर रिएक्शन नहीं होगा, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी टेकन प्लेस। जैसे कि एक एग्जांपल कर लेते हैं उसका, जैसे कि लास्ट क्लास सॉरी बेंजीन रिंग पे हमारे पास है क्लोरीन या और NO2 ग्रुप, तो हमने क्लोरीन अटैच किया NO2, दोनों हमारे डीएक्टिवेटर ही है। अब इसके साथ हमने डाल दिया लेट्स से NaOH, NaOH में क्या होता है OH माइनस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल इज देयर। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। इन दिस केस इट डज दैट, यहाँ पर Na प्लस होता है, Na प्लस इस Cl को लेकर चला जाता है, क्योंकि Cl क्या करेगा, Cl माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को हटाकर अपना पोजीशन इंश्योर करता है, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर केस it will be OH and then it will be NO2, which is referred as a nucleophilic substitution
रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होने वाला बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी टेकन, और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो NaCl, दिस सोडियम एंड दिस क्लोरीन विल बी गोइंग टुगेदर एंड इन इट्स प्लेस OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड, referred as nucleophilic substitution reaction happening because of two withdrawing groups attached in the system. ठीक है, तो दिस हाँ इज एन एक्सेप्शनल केस। हाँ। मैम, यहाँ पे भी कोई ना कोई तो एक्सेप्शन होगा ही ना। हाँ, ये आपका एक्सेप्शन ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पर EPSR हो नहीं पा रहा है, इन दैट केस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी टेकिंग प्लेस। नो मैम, लाइक मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का जो होगा वो तो एक्सेप्शन ही होगा ना कोई तो। ये इलेक्ट्रोफिलिक तो इस वजह से नहीं हो रहा ना, क्योंकि रिंग डीएक्टिवेटेड है तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच नहीं कर रहा, और ऐसे केस में कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर दो विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस मैम बिकॉज रिंग इज हमेशा। हाईली डीएक्टिवेटेड। हाँ, ये हमेशा है। ओके मैम। नेक्स्ट केस आते हैं। नेक्स्ट इज केस 2। हर एक चीज में ध्यान देना कि वहां पर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। मैंने नो रिएक्शन नहीं लिखा है, रिएक्शन कर सकता है, दूसरा कैटेगरी का रिएक्शन कर सकता है बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वी आर हैविंग केस 2 दैट इज एट मेटा, मतलब एक दोनों विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं और दोनों के मेटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दिस इज विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस इज विड्रॉइंग ग्रुप मेटा। यहाँ पर भी अगेन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, बट इन दिस केस यहाँ पर ऑर्थो के साथ नहीं हो पाता है, लेकिन बेटा के साथ अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो हो सकता है रिएक्शन। अब इस केस में डिफरेंस क्या है, लास्ट वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है, नाउ वी कैन लुक इनटू द डिफरेंस पार्ट। यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्थो और मेटा को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में हमारे ऑर्थो पोजीशन कौन-कौन सा है? दैट इज़ 2, 2 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बट दैट इज़ 4 एंड 6, यानी कि इसने 4 और 6 को क्या करके रखा है? डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है? तो ऑर्थो वाले में विड्रॉइंग ग्रुप 1 ने 4 और 6 को डीएक्टिवेट किया है, यानी कि उसके ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। सेकंड केस कि हम विड्रॉइंग ग्रुप ले रहे हैं सेकंड पोजीशन पर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा बोलेंगे तो 3 और 5 आएगा जिसको इसने डीएक्टिवेट किया है, यानी कि इसने सारे पोजीशंस को तो डीएक्टिवेट कर दिया। हमारे पास एम्प्टी पोजीशंस कौन-कौन थे? 3, 4, 5 एंड 6, और इसने 3, 4, 5, 6 इन चारों को ही डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उसकी जगह पर ऑर्थो पैरा पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि कोई ऐसा पोजीशन वेकेंट रह जाए, यानी कि उसको ये डीएक्टिवेट ना कर पाए, इस तरीके से उसका सब्स्टिट्यूशन हो। यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप थे, 2 विड्रॉइंग थे, एक दूसरे से ऑर्थो थे और सारे पोजीशन को क्या कर रहे थे? डीएक्टिवेट कर रहे थे। तो कोई भी एक्टिवेटेड पोजीशन एम्प्टी ही नहीं था। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम वी आर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग विड्रॉइंग ग्रुप बट दे आर विथ रिस्पेक्ट टू मेटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो हम अगेन डीएक्टिवेटेड वाले पोजीशंस को शो कर सकते हैं, एंड डीएक्टिवेटेड पोजीशन कौन होते हैं? ऑर्थो पैरा फॉर विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर जो फर्स्ट पर अटैच्ड है, तब इस सिचुएशन में हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग पोजीशन दैट इज 2, 4, 6, दे आर डीएक्टिवेटेड पोजीशन, मतलब वहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, वही होता है डीएक्टिवेटेड का मीनिंग फॉर ईपीएसआर। नाउ विड्रॉइंग ग्रुप नंबर 3 के रिस्पेक्ट में डीएक्टिवेटेड पोजीशन कौन सा है? द डीएक्टिवेटेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन इज फोर्थ, सेकेंड एंड सिक्स, अगेन दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। तो अगेन 2, 4, 6 हमारा क्या है? डीएक्टिवेटेड पोजीशन हो गया। नाउ दिस फिफ्थ वन इज एम्प्टी, ये वाला जो 5 पोजीशन है इस पे कुछ भी इफेक्ट ही नहीं हुआ, दोनों ने इस पोजीशन को डीएक्टिवेट नहीं किया है। तो अगर ये पोजीशन डीएक्टिवेटेड नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर सकता है एंड द रेट ऑफ अप्रोच विल बी क्वाइट स्लोअर। एक विड्रॉइंग ग्रुप अकेला क्या करता है? रेट को स्लो करता है। 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, रेट पक्का स्लो होगा ही, बट द रिएक्शन विल बी डन, और रिएक्शन में यहाँ पर द इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच्ड एट पोजीशन नंबर 5,
यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस एट द फिफ्थ पोजीशन इन केस ऑफ टू विड्रॉइंग ग्रुप विच आर मेटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर the deactivated positions are 2 4 6 therefore one of the position is empty and at that position the electrophile is able to approach जबकि ऑर्थो में ये सिचुएशन नहीं हो रही थी ऑर्थो में क्या हो रहा था सारे पोजीशन ही डीएक्टिवेटेड थे देन उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुड हैव टेकन प्लेस बट नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट इज केस नंबर थर्ड केस थर्ड में हमारे पास क्या है दैट इज एट पैरा मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स आर विथ रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है नाउ इन दिस केस अगेन नंबरिंग कर लेते हैं और डीएक्टिवेटेड पोजीशंस को लिख लेते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप जो फर्स्ट वाला है वो डीएक्टिवेट किसको कर रहा है वो डीएक्टिवेट कर रहा है 2 4 और 6 को फर्स्ट वाला को डीएक्टिवेट करेगा क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा है ठीक है तो 2 4 4 तो ऑक्यूपाइड है 2 और 6 को ये क्या कर रहा है डीएक्टिवेट कर रहा है एंड बिकॉज दे आर ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू दिस विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप जो नंबर 4 पर है वो डीएक्टिवेट किसको कर रहा है थर्ड और फिफ्थ को तो हमारे पास कोई पोजीशन बची ही नहीं यहाँ पर क्या हुआ सारे ही पोजीशंस डीएक्टिवेटेड है मतलब सबके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है तो सबके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा सो इन दिस केस आल्सो वी कैन राइट दैट नो EPASR रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप्स सिर्फ और सिर्फ कब रिएक्शन करते हैं तो दो विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूटेड है एंड दे आर विथ रिस्पेक्ट टू मेटा विथ ईच अदर तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अदरवाइज सारे केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक कैन बी देयर या फिर कुछ एडिशन रिएक्शन वगैरह वो सब हो सकता है बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी अब आते हैं हम लोग एक्चुअल EPSR रिएक्शन पे ये सब तो हमारे ओरिएंटेशंस थे कि इलेक्ट्रोफाइल है वो अप्रोच कर रहा है किस तरीके से अप्रोच कर सकता है कौन से ग्रुप्स अटैच होंगे तब वो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैच होगा बट एक्चुअली कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो अटैच होने वाले हैं तो एक लिस्ट होती है दैट इज देयर आर इन टोटल 5 टाइप्स ऑफ EPSR रिएक्शन मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर क्या होंगे अटैच होंगे एंड फॉर दैट वी आर हैविंग अ मैकेनिज्म तो वी आर गोइंग टू स्टडी 5 EPSR रिएक्शंस ठीक है तो अभी आते हैं एक्चुअल EPSR रिएक्शन पर अब EPSR है क्या तो देयर आर 5 टाइप्स द फर्स्ट कैटेगरी इज रेफर्ड एज हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन हैलोजन क्या होगा एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हैलोजन का कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या कर रहा है यहाँ पर बेंजीन ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद का पोजीशन वहां पर लेकर आएगा देन दूसरा केस होता है दैट इज रेफर्ड एज नाइट्रेशन नाइट्रेशन मींस NO2 is going to be attached third one is referred as sulfonation then the next is referred as Friedel-Crafts alkylation and acylation या तो आप 4 कैटेगरीज बोल सकते हो या फिर दोनों को अलग अलग लिख दो मतलब फ्रिडल क्राफ्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 मोर कैटेगरीज तो वी कैन राइट दिस इज द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो अलग कैटेगरीज है एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन या तो इसको 5 EPSR रिएक्शन बोल दो या फिर 4 बोलकर फिडल ग्राफ के दो कैटेगरी शो कर दो एनी ऑफ दैट वी कैन डू तो वी आर हैविंग 5 EPSR रिएक्शन व्हिच वी हैव टू स्टडी वन बाय वन सबसे पहला हमारे पास हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन मतलब सिंपल हेलोजन होगा वो अटैक करेगा ठीक है तो फर्स्ट केस इज रेफर्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन अब हेलोजिनेशन में है क्या तो हमारे पास होता है एक बेंजीन रिंग क्योंकि बेंजीन के ऊपर ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक हाइड्रोजन के जगह पर हमारा हेलोजन आएगा हेलोजन को जनरल रिप्रेजेंटेशन एक्स से करते हैं तो एक्स इज देयर X2 हेलोजन जितने भी हैं फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 क्लोरीन Cl2 ब्रोमीन Br2 आयोडीन I2 यानी कि जितने भी हेलोजन है उसको हम X2 या फिर X विथ अ सिंगल बॉन्ड विथ अनदर X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं So this is halogen in presence of a Lewis
acid catalyst, it is going to replace this hydrogen with a halogen। मतलब इसके जगह पर एक halogen आ गया और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, तो दूसरे X के साथ चला गया। अब ये हो कैसे रहा है, तो X है, इसके बीच में एक बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन खुद एक पॉजिटिव चार्ज लेकर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो दैट इज द मैकेनिज्म पार्ट विच वी आर गोइंग टू सी। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि ये हमने X2 तो ले लिया, बट ये लुईस एसिड कैटालिस्ट का काम क्या है। तो लुईस एसिड कैटालिस्ट का जो काम है उसको समझने के लिए वी हैव टू लुक इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो हमने जीओसी में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसमें आता क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने दो तरीके के बोले थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है टेम्पररी। लिख लेते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो कैटेगरीज, एक हमने बोला परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। तो परमानेंट वाले हमने सारे पढ़ लिए हैं। परमानेंट में क्या आता है, तो परमानेंट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, देन मेसोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो रेफर्ड एज रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो मेसोमेरिक एंड द थर्ड वन इज रेफर्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट के साथ। और दूसरा है टेम्पररी। टेम्पररी में दो आते हैं, दैट इज रेफर्ड एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अब हमें ज़रूरत है इसकी। अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे, दैट इज इन द मैकेनिज्म ऑफ ईपीएएसआर। अब ये दोनों है क्या, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने लिखा है ये है क्या। इतना तो समझ में आ गया कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, बट टेम्पररी नॉट परमानेंट। ठीक है, अब टेम्परेरी वाले को मतलब क्या है टेम्परेरी का, दैट इज इट हैज टू बी डन विथ समथिंग एल्स। ये खुद से नहीं हो सकते। जैसे इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव क्या करता है, इसको बाहर से रिएजेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को पुल आउट करने में सफिशिएंट है। मेसोमेरिक भी खुद से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर सकता है, सेम गोज विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब परमानेंट का ये मीनिंग होता है कि आपके पास रिएजेंट हो या फिर ना हो, ये सारे अपने इफेक्ट हमेशा करेंगे सिस्टम के ऊपर। बट टेम्पररी का ये मीनिंग होता है कि अनटिल अनलेस रिएजेंट, तभी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास रिएजेंट नहीं है तो आपका टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होगा या टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर आपके पास रिएजेंट है तब आपका ये इफेक्ट जो होगा वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब टेम्पररी वाले इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। नेक्स्ट आते हैं, इसको एक बार देख लो कि ये दोनों है क्या, दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट में फर्स्ट है हमारे पास नाम, दैट इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट हमने बोला कि इट हैज टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट एंड दिस इज नथिंग बट अ इंडक्टिव इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। मतलब खुद से इंड्यूस नहीं कर पा रहा, बट एक रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर इंडक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तब हम उसको नाम दे देते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का। जैसे हमने बोला क्लोरीन, जो हमने हैलोजिनेशन की बात की, तो एक हैलोजन ले लिया जैसे क्लोरीन, तो Cl2 इज देयर। अब Cl2 को हम किसी एसिड के साथ आ रहे हैं, कौन सा एसिड दे रहे हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज देयर। इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, यानी कि एक वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल है, अब इसके दो एंड्स हैं, एक है ये दूर वाला एंड, एक है पास वाला एंड। अब इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, किसको, AlCl3 को। AlCl3 नीड्स इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, इसके पास एक बॉन्ड है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर आएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। AlCl3 वो इज ट्रीटेड एज अ लुईस एसिड, मतलब खुद के पास क्या थी, डिफिशियंसी थी, खुद के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स थे,
जिसको इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड ब्रेक करके एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन कर रहा है इन ऑर्डर टू डोनेट टू AlCl3। नाउ अगर जब भी ये डोनेट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होना ही है, यानी कि ये बनाएगा Cl प्लस, along with that we will be having AlCl4 माइनस। यानी कि एक क्लोरीन इससे क्या हो गया, एल्युमिनियम से अटैच हो गया और एक क्लोरीन टूट के पॉजिटिव चार्ज बना दिया। एंड दिस इज रेफर्ड एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। इंडक्टिव में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। इंडक्टिव क्या है, खुद से ही पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देता है, कोई इशू नहीं है। पाई नहीं, सॉरी, सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर क्या कराता है, शिफ्ट करा देता है इन केस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज Cl के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग करवाया है हमने इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट रेफर्ड एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। सेकंड है, सेकंड हमारा होता है रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक हमारा सिग्मा के साथ था, तो दूसरा क्या होगा, पाई के साथ, और पाई वाले को हम नाम क्या देते हैं, मेसोमेरिक का दूसरा नाम, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट विच इज डन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट, है तो डिस्प्लेसमेंट ही, इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड तो होगा, तभी तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो वी आर टेकिंग अ अल्कीन। अभी ये अल्कीन में क्या है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई निगेटिव, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया पास में, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आता है ये पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, यानी कि एक कार्बन के ऊपर निगेटिव बनेगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैच होगा, जो पॉजिटिव है वो एज इट इज सी प्लस बनाकर छोड़ देगा, यानी कि इस केस में देयर विल बी सी सिंगल बॉन्ड सी, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो रहा होगा। तो दिस विल बी द केस, यानी कि दोनों ही केस में डेवलपमेंट किसका हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल हैज बीन टेकन प्लेस। यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ दिस लुइस एसिड, ये लुइस एसिड था, लुइस एसिड में वैकेंसी थी, उसके वजह से इसने क्या किया, Cl प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करा दिया। सेकेंड केस में हमारे पास खुद एक इलेक्ट्रोफाइल था, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में हेल्प किया है। एंड सेकेंड कैटेगरी विल बी रेफर्ड एज डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। फर्स्ट वाले में सिग्मा बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव एंड दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आते हैं अपने मैकेनिज्म में, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमने बोला क्या कि हमारे पास बेंजीन था, उसके पास साथ एक हेलोजन ले लिया हमने, आइदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी, उसके साथ हमने ले लिया एक लुईस एसिड का कैटालिस्ट। तब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव सेड सो फार। अब हमारे पास है क्या, तो हैलोजेंस में हमारे पास होता है F2 Cl2 Br2 एंड I2। ये चार हमारे पास हैलोजन है। अब इन हैलोजेंस की भी एक रिएक्टिविटी होगी, कोई हैलोजन ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा, कोई हैलोजन उतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि इनके ऊपर हम रिएक्टिविटी के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, अब इनमें मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय क्लोरीन फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये क्यों बोल रहे हैं, इट डिपेंड्स कि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने इजीली डेवलप हो सकता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन विल बी हाईएस्ट, फ्लोरीन हमारा इजीली पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो सकता है, देयरफॉर ये हमारा क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा। अब आयोडीन के लिए उसका रिएक्टिविटी मिनिमम होता है, यानी कि आयोडीन in presence of a reagent will be generating a positive charge, but it will generating a positive charge very slowly। इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बट अगर हम मोनोहेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, मोनोहेलोजिनेशन मतलब एक बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक ही हेलोजन हमें अटैच करना है, रेफर्ड एज मोनोहेलोजिनेशन। द फ्लोरीन हमने बोला क्या कि वो होता है हाईली रिएक्टिव। फ्लोरीन क्या हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये प्रोड्यूस कर देता है पॉली फ्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट। मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होगा, मल्टीपल फ्लोरीन्स अटैच हो जाएंगे,
दैट इज हम चाहते थे कि बेंजीन रहे, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एंड अ लुइस एसिड। तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जगह पर ये सारे हाइड्रोजन्स की जगह पर क्या करता है, खुद से फ्लोरीन का अटैचमेंट कर देता है, रेफर्ड एज पॉलीफ्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट, एंड विच इज क्लियरली नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। हम क्या कर रहे हैं, मोनो कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करवाना है किसी एक इलेक्ट्रोफाइल से, बट दिस इज पॉलीफ्लोरिनेशन और पॉली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्रेजेंटली। अब आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, तो उनकी रिएक्टिविटी सिंपल है, क्लोरीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन की कम है, तो देर इज़ नो इशू रिगार्डिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बट लेट्स कम टू आयोडीन। आयोडीन के लिए हमने क्या बोला कि उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है। इनफैक्ट उसका रिएक्टिविटी इतना कम हो जाता है कि इट इज़ एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम ले रहे हैं बेंजीन रिंग, आयोडीन के साथ डाला, आयोडीन के क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, बना देगा प्रोडक्ट, बट ये क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि फिर से बेंजीन डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को भी हमें करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, यानी कि 2 आर एलिमिनेटेड, फ्लोरीनेशन भी नहीं करने वाले, आयोडीनेशन भी नहीं करने वाले, बचा क्या, सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। तो हैलोजनेशन, that is monosubstituted, is valid for only two of the halogens, that is chlorine and bromine। बाकी दोनों के केस में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। अब आ जाते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन के मैकेनिज्म में। नो, इट्स मैकेनिज्म एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेप। किसका, हेलोजनेशन में सिर्फ 2, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। इट इज एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी तो रिएक्शन करेगा। सेकेंड इज अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ arenium sigma complex, that is intermediate has been formed, and in the fourth step the final product will be developed with the removal of H plus from the benzene ring। तो these are the 4 steps in its mechanism। अब हर एक स्टेप को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विच इज रेफर्ड एज आरेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड द फोर्थ वन that is removal of H plus in order to generate the final product। So it is 4 step। Now come to step number 1। अब स्टेप 1 में हमने बोला हैलोजन है, that is क्लोरीन एंड ब्रोमीन with a Lewis acid which can be FeX3। यानी कि इस आयरन क्या है, 3 हालोजन से कनेक्टेड है, और 3 हालोजन से कनेक्टेड है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देयरफॉर इट इज बीइंग रेफर्ड एज अ लुईस एसिड। तो दिस इज अ लुईस एसिड। अब ये क्या करेगा, लुईस एसिड का काम क्या है, यहाँ पर होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। जो हमने AlCl3 के साथ किया था वही सेम चीज FeCx3 के साथ भी कर रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट। निगेटिव वाला चला जाएगा आयरन के साथ और पॉजिटिव वाला लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी X प्लस, अलोंग विद दैट दिस अनदर X माइनस इज ब्रेकिंग, और ये X माइनस आयरन के साथ कनेक्ट हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, इसके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। Now in the final step there will be X plus, यानी कि electrophile has been formed, along with that FeX4 minus is going। This is generated, यानी कि हमारा electrophile जो कि X plus है that has been developed in the step number 1 by inductomeric effect। ठीक है, तो ये inductomeric effect का application in its mechanism। Next is step number 2। Step 2 is attack of this electrophile on the benzene ring। तो we are having this benzene ring। बेंजीन रिंग में क्या है, तो हाइड्रोजन है और X प्लस वहां पर प्रेजेंट है, इट इज द पेयर। अब ये X प्लस क्या करता है, अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के पास है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो किसके ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
यानी कि दिस इज द अटैक, और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स जो है इस बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। इट कैन अटैच एट एनी पोजीशन, हर पोजीशन में सिमेट्री है। अब आप ये मत पूछना कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा है, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है। आई एम शोइंग जस्ट वन ऑफ इट। हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे, बहुत घिचपिच सा दिखता है, इस वजह से वन पोजीशन पर हाइड्रोजन शो किया एंड वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस को अटैच कर रहे हैं। यानी कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो या अपोजिट, सिमेट्री हर जगह है तो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, एक जगह टूटेगा वहीं से एक्स प्लस को अटैच कर लेगा कि हाइड्रोजन एक्स विथ दिस वन पॉजिटिव एंड दिस इज बीइंग अटैच्ड, and this is referred as hello arenium ion or the arenium sigma complex, इसी का नाम है। अब स्टेप 3, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये खुद में ही रेजोनेंस कर सकता है। देयर इज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव है, यानी कि ये खुद में क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। लुकिंग एट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, H and X is there, there is double bond with a positive charge, so there is a movement, resonance is happening, इससे हाइड्रोजन और एक्स कनेक्टेड है। then in that case there is positive, there is double bond, now again this will be the movement. In that case there is a positive charge, then hydrogen and X are attached, therefore we can write the resonance hybrid. So this is resonance hybrid for this sigma complex is like this one, hydrogen and X arenium sigma complex, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं हेलो आर्नियम आयन और हेलो आर्नियम ion that has been developed in this particular case. Now the final step, that is step 4, generation of the product. In the product what we are having, we are having this compound, that is this complex which is with a positive charge. Now we are having FeX4 minus which we generated initially in the step number 1. स्टेप 1 में हमारा हैलोजन डेवलप हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हुआ था और उसके साथ साथ FeX4 माइनस भी था। अब ये FeX4 माइनस क्या कर सकता है, ये इस हाइड्रोजन को लेकर जा सकता है क्योंकि माइनस है, प्रोटोन के ऊपर एक्सेप्ट कर सकता है, इट वांट्स टू अट्रैक्ट द प्रोटोन, और प्रोटोन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा और ये फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि इन दिस केस इट इज अटैकिंग, there is aromaticity which has been generated again, along with that hydrogen will be going with one of the X group, यानी कि एक halogen के साथ चला जाएगा तो HX will be produced and again FeX3 is generated. Now अगर याद होगा आपको तो हमने initially लिखा था that is Lewis acid catalyst. In the reaction we had mentioned कि benzene है, X2 group है, along with that we are having Lewis acid catalyst. catalyst क्या होता है, reaction में consume नहीं होता, वो इनिशियली मे बी इंटरमीडिएट में उसका यूज हो, इंटरमीडिएट के जैसा हम उसको यूज कर सकते हैं, इट कैन गो इनटू सम अदर कंपाउंड, बट फाइनली व्हेन द प्रोडक्ट इज मेड इट विल बी रीजनरेटेड अगेन इन द सिस्टम, जितना भी कंज्यूम हुआ है वो पूरा का पूरा हमें वापस मिल जाएगा, दैट इज बीइंग रेफर्ड एज अ कैटालिस्ट। तो यहाँ पर ये जो FeX3 ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ये इनिशियली क्या हुआ था, रिएक्ट तो किया था बट फाइनली हमें क्या हो गया, वापस मिल गया। सो दिस इज अ कैटालिस्ट which is the Lewis acid catalyst. So this is the complete reaction that is taken. और हो क्या रहा है, बस सिंपल एक हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोजन हैज बीन अटैच्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल इस प्रोटोन को रिप्लेस कर दे रहा है। Now for this one we are having a curve which is referred as प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कर्व, जिसमें हम शो क्या करते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट शो करते हैं और एनर्जीज को शो करते हैं। तो इन दिस केस वी आर हैविंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ही हम रेफर कर सकते हैं एज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी का भी कर्व आएगा। इनिशियली हमारे पास क्या था, बेंजीन था, तो बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज हाईली स्टेबल, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम रहेगी। जो भी हाई स्टेबिलिटी होता है उसकी एनर्जी कम रहती है। फिर हमने इसकी एरोमेटिसिटी को ब्रेक डाउन किया था स्टेप 2 में,
तो इसकी एरोमेटिसिटी जैसे ही ब्रेक होगी, जैसे ही ये इंटरमीडिएट यानी कि आर्नियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स आएगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। And in this stage, we are having this compound, that is H and X. So this is positive, this is hydrogen, and this is X. Now इसकी एनर्जी फिर से डिक्रीज होगी। अब आप पूछोगे डिक्रीज क्यों होगा, तो हमने रेजोनेंस दिखाया था। रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजेशन फेनोमेनन, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड देयरफॉर एनर्जी का डिक्रीज होगा। तो इन दिस केस वी विल बी शोइंग द रेजोनेटिंग structure, that is resonance hybrid, which is attached to H and X. Now in the next step we will removing hydrogen. हाइड्रोजन यानी कि प्रोटोन को, हाइड्रोजन नहीं रिमूव किया, प्रोटोन यानी कि H प्लस को रिमूव किया। अब H प्लस को हम लोग जैसे ही रिमूव करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इज हैपनिंग, और बॉन्ड डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज, फिर इधर एनर्जी का इंक्रीमेंट, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और इधर क्या, पॉजिटिव चार्जेस देयर। एंड द फाइनल स्टेप विच इज अगेन गेटिंग बैक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि स्टेबिलिटी गेन्ड, स्टेबिलिटी गेन हुआ तो हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर वापस मिल गया विथ हैलोजन अटैच टू इट। तो दिस इज द होल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट और द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस किया है। अब यहाँ पर एक्चुअली हमें पता कैसे चला कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि जब भी आप लैब में रिएक्शन करते हो तो आपको इंटरमीडिएट्स दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट तक के लिए वो इंटरमीडिएट दिखेगा और हमें पता चल जाएगा कि इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर ऐसा था। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, हाउ वी कम टू अ कंक्लूजन कि इस तरीके से हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं। एक तरीके से मैकेनिज्म हमारा थॉट प्रोसेस है कि कोई रिएक्शन किस तरीके से प्रोडक्ट हमें जनरेट करके देगा। बट देयर हैज टू बी सम एक्सपेरिमेंटल डेटा आल्सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दीज थ्योरीज, कि हमने ये मैकेनिज्म बना तो लिया बट कुछ तो होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। और इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए वी आर हैविंग अ एक्सपेरिमेंटल data or the experimental evidence you can say, that is referred as isotopic effect. तो मैकेनिज्म तो लिख दिया बट इसको हमें चेक करने के लिए वी नीड दिस इफेक्ट। तो इस मैकेनिज्म में था क्या, हाइड्रोजन का जाना। हाइड्रोजन जैसे ही जाएगा वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पर आ जाएगा। यानी कि हमें ये प्रूफ करना होगा कि सिस्टम में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज टू बी क्लीव्ड। उसी के ऊपर तो ये रिएक्शन बेस्ड है कि हमने दिखाया था कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है, and we are having a halogen in presence of a Lewis acid such as FeCl3 or FeX3, जो भी लिख दो, Lewis acid catalyst, and what it is doing, it is producing the product in which place hydrogen has been replaced by a X group. So this was the complete reaction, मतलब हाइड्रोजन जाएगा तभी ये रिएक्शन हो सकता है। So we have to make sure कि hydrogen is actually going in this case, कि हाइड्रोजन जाएगा तभी तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो हाउ वी कैन सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रेफर्ड एज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज एक्चुअली दिस आइसोटोपिक इफेक्ट। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल determination of the mechanism of a particular reaction where the dependency of a step is determined by substituting a lighter isotope with a heavier isotope। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें मैकेनिज्म को जस्टिफाई करना है, बात तो वही है एक्सपेरिमेंटल तरीके से। तो हम इसके लिए कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला है कि लाइटर आइसोटोप को रिप्लेस कर दो हेवियर आइसोटोप से और डिटरमाइन कर दो एक्सपेरिमेंटली कि वेदर दिस रिएक्शन विल बी गोइंग थ्रू दिस मैकेनिज्म और नॉट। यही तो हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत है।
तो इसके लिए हमने बोला क्या कि जो हमारा स्टेप नंबर 4 था, उसमें हमने बोला कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ बीन क्लीव्ड। क्लीव्ड का मतलब होता है तोड़ना। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़ा है, तभी हमारा हैलोजन वहाँ पर क्या हुआ है, आया है, जो हमने स्टेप 4 में शो किया है। तो ये शो करने के लिए अगर हम हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर देते हैं, कोई हेवियर आइसोटोप ले आते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तो हमें पता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बट ट्रिटियम होता है रेडियो एक्टिव, तो ट्रिटियम का चांस नहीं लेंगे, क्या यूज़ कर देंगे, ड्यूटेरियम। यानी कि अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड भी क्लीवेज हो जाए और किसी तरीके से हमें वो इस रिएक्शन वाला जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाला जो कर्व है, इसके अंदर अगर किसी तरीके से इसका कुछ चीज़ हमें दिख जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा स्टेप 4 क्या है, जस्टिफाइड है, मतलब जो हम सोच रहे हैं वही इसका मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो दिस इज आइसोटोपिक इफेक्ट एंड इस वे ऑफ डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो हम क्या कर देते हैं कि हम बेंजीन तो लेते हैं, बट बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन हैं दे हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम। कि बेंजीन को हमने लिया, बट वहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया ड्यूटेरियम से हर एक जगह पर, और इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं, दैट इज हेलोजिनेशन को। नाउ अब यहाँ पर होगा क्या, हमें चेंज दिखेगा कैसे, कर तो दिया, बेंजीन के साथ ड्यूटेरियम ले लिया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो लिख दो कि दैट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हेवियर आइसोटोप को लाइटर आइसोट सॉरी लाइटर आइसोटोप को हेवियर कर दिया। इट इज द सब्स्टिट्यूशन विच हैज बीन डन। अब इसके वजह से होगा क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर चेंज इन एनर्जी कर्व। कि ये जो हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाया है ये पॉजिटिव, मतलब आगे ही जाना चाहिए, बट एनर्जी में कहीं ना कहीं हमें फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि नाउ वी विल बी क्लीविंग दिस कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। पहले हम क्या तोड़ रहे थे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, बट अभी हम क्या करेंगे, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी कि उसको हम लोग क्लीव कर रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी का क्या होता है, डिफरेंस रहता है। एंड दिस एनर्जी डिफरेंस इज मोर और लेस, हम बोल सकते हैं कि मोर इज द मास, देयरफॉर more is the energy requirement or energy released in the system. So energy of this CH bond will be less as compared to energy of this CD bond. यानी कि bond dissociation energy of carbon hydrogen is lesser as compared to the bond dissociation energy of carbon and deuterium. तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें एनर्जी में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलना चाहिए। एट विच स्टेप, एट दिस स्टेप, यहाँ पर ही हमारा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, यानी कि यहीं पर एनर्जी का फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। तो एंड देन वी विल डिसाइड वी हैव डन द राइट थिंग और नॉट। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं, नाउ वी विल बी अगेन ड्राइंग दैट पर्टिकुलर कर्व कि उस केस में होता क्या है। तो वी हैड दिस एम लाइक कर्व, यही तो था कि हमारे पास इनिशियली था ये वाला बेंजीन, फाइनली हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, एक्स ग्रुप पर लगा दिया, बीच में हमारे पास ये रेजोनेटिंग टाइप का स्ट्रक्चर था जिससे हाइड्रोजन और एक्स अटैच था। दूसरा वाला नॉन रेजोनेटिंग वाला विद अ पॉजिटिव चार्ज, देन हाइड्रोजन एंड एक्स इज अटैच्ड, और बीच में हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ रहे थे। नाउ इन दिस स्टेप देयर इज एक्चुअली चेंज इन एनर्जी विच वाज रजिस्टर्ड। तो इन दिस केस एक्चुअली द एनर्जी फ्लक्चुएटेड लाइक दिस। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें दिखेगा, नॉट दिस मच, दिस इज ऐसे इंक्रीज होके फिर दिस कर्व वाज कंटिन्यूड, मतलब यहाँ पर हमें चेंज इन एनर्जी वाज देयर। यहाँ पर हम क्या तोड़ रहे थे, कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड, और पहले वाले केस में हम क्या ब्रेक कर रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि इन दिस केस इट वी कुड हैव रिटन इट लाइक दिस वन कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड वाज क्लीवेज एंड एक्स वाज कमिंग। और इसके पहले वाला जो हमारा सिचुएशन था, यानी कि इस स्टेप में देयर वाज कार्बन ड्यूटेरियम, और इसके रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से शो कर सकते थे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि हमें एनर्जी का फ्लक्चुएशन जैसे ही दिखा, वी हैव कंफर्म्ड दैट वी आर गोइंग बाय अ राइट मैकेनिज्म, कि यहाँ पर एक्चुअली में क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड हैज बीन टेकिंग प्लेस, देन ओनली दिस प्रोडक्ट वाज जनरेटेड। So this was the experimental confirmation.
अब इस कन्फर्मेशन में काफ़ी सारे चीज़ें और भी है। नाउ वी कैन राइट दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड दिस कैन बी रेफर्ड एज़ ट्रांजिशन स्टेट 2। अब दोनों में एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर क्या था रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड इन दिस वे। अब इन दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से काफ़ी कंपैरेबल है। जब भी हम आइसोटोपिक इफ़ेक्ट करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होता है। अभी ट्रांजिशन स्टेट 1 का जो एनर्जी है वो क्या है ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है? तब रिएक्शन कहाँ मूव करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही तो हम बोलना चाहते हैं कि 2 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, यानी कि 2 हमारे पास इस तरीके का रिएक्शन अ, एनर्जी का ग्राफ आया और इस ग्राफ में दोनों की हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। उसकी एनर्जीज़ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो रिगार्डिंग दैट एनर्जी, द एनर्जी इज़ मोर फॉर ट्रांजिशन स्टेट 1 एज़ कंपेयर टू 2। अभी एक्चुअली होना भी चाहिए था इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने बोला कि एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है और इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द स्टेबिलिटी हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों जाएगा? रिएक्शन तो तभी होगा जब उसको क्या मिलेगा स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे हमने बॉन्ड के लिए बोला था, बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी हैज़ टू बी गेन्ड समथिंग। इस तरीके का हमने कमेंट किया था कहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड है तो वहाँ पर एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए फ्लक्चुएट होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उसके बेसिस पर हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ की बात कर रहे हैं कि दोनों ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट 2 यानी कि जो बाद में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो उसका एनर्जी पहले वाले ट्रांजिशन स्टेट से कम होगा, दैट मीन्स द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये केस हमारे पास एप्लीकेबल है, इस वजह से इसकी कम एनर्जी भी शो की हुई है। दूसरा केस अगर हमारा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 का इक्वल हो जाता, उस केस में हम क्या बोलते हैं दैट इज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बोथ डायरेक्शन में जा सकता है रिएक्शन, रिएक्शन चाहे तो फॉरवर्ड में जा सकता है, रिएक्शन चाहे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। And the third case that is energy is there transition state 1 and transition state 2, but this is in the backward direction। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि 2 से इसने क्या किया 1 को बैक ऑफ कर दिया, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नहीं, प्रोडक्ट हमें मिलने नहीं वाला। तो दीज आर द 3 वेज टू डिटरमाइन कि हमारा ओवरऑल रिएक्शन कोऑर्डिनेट किस तरीके से हो रहा है। तो तीनों को एक बार ग्राफ वाइज शो कर लेते हैं, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। सो फॉर दिस वन वी आर हैविंग द कर्व्स। फर्स्ट केस में क्या है इस तरीके से एनर्जी है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो ये क्या हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। सेकेंड केस उसमें हमने बोला कि दोनों लेवल की एनर्जी क्या है बराबर है, तो बराबर है यानी कि दिस वाज रिवर्सिबल की बात कर दी हमने। और थर्ड केस जो हमने बोला बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट हमारा बना ही नहीं, तो उसमें क्या हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो दिस इज 1 एंड 2 एंड दिस इज फॉर द बैकवर्ड 1। यानी कि रिएक्शन का प्रोसेस हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि एनर्जीज का कंपैरिजन कर लो, वो हमें बताता है कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिएक्शन नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि वी वर हैविंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को के जगह पर हमने कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को लिया। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को जैसे ही लिया एनर्जी क्या हो गई ट्रांजिशन स्टेट 2 की इंक्रीज हो गई, बट इतनी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई कि रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हुआ होगा। जब आपने एनर्जी बढ़ा दी मतलब स्टेबिलिटी कम कर दी और स्टेबिलिटी कम हो गया देयर डाउन, यानी कि इन हैलोजनेशन if hydrogen is substituted by deuterium, therefore bond dissociation of carbon deuterium will take place, and therefore the energy of the transition state 2 will be more, which will ensure that rate of reaction has been decreased। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज हो गया यानी कि हमारा फाइनलाइजेशन हो गया कि हमने क्या किया ज़्यादा टाइम में वही रिएक्शन हो रहा है, देयरफॉर द कार्बन
hydrogen bond was actually getting broken down, एंड जैसे ही हमने हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लाया, उसको भी हम यहाँ पर क्या हुआ, टूटना पड़ा। तोड़ने की वजह से एनर्जी का फ्लक्चुएशन हुआ, और एनर्जी के फ्लक्चुएशन होने की वजह से उस रिएक्शन को करने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया। देयरफॉर दिस मैकेनिज्म व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली करेक्ट। देयरफॉर it is being referred as the isotopic effect, and isotopic effects of mechanism को experimentally determine कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और सिचुएशन हो सकती थी कि लेट्स से कि if no change in rate after replacing hydrogen with ड्यूटेरियम, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता, मतलब मान लो कि हम कुछ चेक कर रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं तो कहीं पर फ्लक्चुएशन हमें दिख सकता है, कहीं पर मे बी शायद फ्लक्चुएशन ना दिखा हो। तो फ्लक्चुएशन दिखा तो मतलब हमारा मैकेनिज्म क्या था, सही था। हम जो सोच रहे थे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज इज बीइंग टेकिंग प्लेस, तो वो एक्चुअली हो रहा है इस मैकेनिज्म में। बट अगर ऐसा नहीं होता, दैट इज इफ नो चेंज इन द रेट वाज बीइंग सीन after replacing hydrogen with deuterium, therefore then we have simply written that the mechanism which has been proposed is simply wrong. तो उस केस में हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता। ठीक है, so this is how we can determine, and determination of this mechanism experimentally is referred as the isotopic effect, and this is the whole uh, part for the first reaction which we are having is EPSR halogenation। ठीक है, पर EPSR हेलोजिनेशन में है क्या, तो 4 स्टेप मैकेनिज्म है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 4 स्टेप मैकेनिज्म में क्या था, फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर सेकंड में हमारे पास था अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड में था फॉर्मेशन ऑफ दिस आर्नियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, then the third one fourth one, that is removal of H plus from benzene in order to generate the final product। और रिएक्शन में है क्या, उसके ऊपर एक पोजीशन पर हमने हाइड्रोजन दिखाया, उस हाइड्रोजन की जगह पर हमें एक क्लोरीन या फिर एक ब्रोमीन को लेकर आना है, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ Cl2 or Br2 in presence of a Lewis acid catalyst in order to generate the mono-substituted benzene, or we can write monohalogenated benzene, referred as a halogenation reaction. So till now we have covered the first part of this EPASR reaction, that is halogenation। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास भी ओवर कर